नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे आरबीआई के एक फैसले की जिसने बड़े बड़े लोन बांटने वाली नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पर सख्त लगाम कस दी है। एनबीएफसी नाम को हल्के में ले रहे हो तो आपको याद दिला दें कि 2-3 साल पहले आईएलएंडएफएस और डीएचएफएल नाम की 2 वित्तीय कंपनियों से जुड़े लोन घोटालों ने कई सेक्टर्स, शेयर बाजार और यहां तक कि इकोनॉमी की चूलें हिला दी थी। इनका नाम अब देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट घोटालों में दर्ज हो चुका है। फिलहाल आरबीआई की नई गाइडलाइंस ऐसे घोटालों को रोकने में कितनी कारगर होंगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि एक और ग्लोबल एजेंसी ने हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान क्यों घटा दिया है, यानी वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे इस साल देश की जीडीपी ही नहीं, हमारे आपके आर्थिक सपनों में भी थोड़ा डेंट लग सकता है। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आप महंगाई से परेशान होंगे। आपके तेल, गैस, रसोई से लेकर सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि महंगाई उतनी नहीं बढ़ी कि हाय तौबा मचाई जाए। जी हां, वॉशिंगटन दौरे पर गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में महंगाई अब भी सरकारी लक्ष्य से बहुत दूर नहीं गई है। सीतारमण ने वॉशिंगटन डीसी में कार्यक्रम में कहा, हमारे सामने वैश्विक चुनौतियां हैं, इसके चलते क्रूड से लेकर कमोडिटीज के दाम काफी बढ़े हैं। इसका असर सभी इकोनॉमीज पर पड़ना तय है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत में महंगाई दर 6.9% है। हमारे टारगेट 4% है। इसमें 2% प्लस या माइनस की गुंजाइश रहती है। इस तरह हम 6% तक जा सकते थे। ऐसे में हमने 6% का लेवल पार जरूर किया, लेकिन इससे बहुत आगे नहीं गए हैं। वित्त मंत्री की ये बात माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी के गणित में भले ही फिट बैठे, लेकिन आम आदमी के गले शायद ही उतरेगी। खैर, आते हैं दूसरी सुर्खी पर जो शेयर बाजारों से जुड़ी है। बीते 5 सत्रों की गिरावट के बाद आज शेयर बाजार में रौनक लौटी। ग्लोबल संकेतों से दोनों ही प्रमुख सूचकांक करीब 1% ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स ने 574 और निफ्टी ने 177 पॉइंट्स की तेजी दर्ज कराई। खास बात यह रही कि देश की सबसे बड़ी कंपनी और सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 3% छलांग के साथ 52 हफ्तों के रिकॉर्ड लेवल पर ट्रेड करते नजर आए। रिलायंस के शेयरों में तेजी इसके रिटेल क्षेत्र में लगातार विस्तार की खबरों पर आई। साथ ही कई ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके शेयर्स का नया टारगेट करीब 3200 सेट किया है, जिससे शेयरों में और तेजी के आसार बन रहे हैं। तेजी दिखाने वाली अन्य दिग्गज कंपनियों में मारुति सुजुकी, टीसीएस भी शामिल रही। अब लौटते हैं आज के खास मुद्दे पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज के लिए लोन के कुछ सख्त नियम जारी कर दिए हैं। इन कंपनियों पर अब पाबंदी लगा दी गई है कि वे ऐसी किसी कंपनी को लोन नहीं देंगी जिनमें उनके अधिकारियों का कोई भी हित शामिल हो। ये फाइनेंसिंग कंपनियां अपने चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके रिश्तेदारों या डायरेक्टर्स को भी 5 करोड़ रुपए से अधिक का लोन नहीं दे पाएंगी। यही नहीं, आरबीआई ने कहा कि किसी रिटेल एस्टेट कंपनी या बिल्डर को लोन तभी दिए जाएं जब उनके प्रोजेक्ट्स को सभी जरूरी अथॉरिटीज की मंजूरी मिल गई हो। दूसरी, संवेदनशील क्षेत्रों को दिए गए लोन की डिटेल्स भी जारी करनी होंगी। ये नियम सभी बड़े एनबीएफसीज पर लागू होंगे। बड़े एनबीएफसी का मतलब समझने में आपको दिक्कत आ रही हो तो कुछ नाम गिना देते हैं जिन्हें आरबीआई ने बतौर अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर मान्यता दे रखी है, जैसे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, मणप्पुरम, मुथूट फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड वगैरह। इस फहरिस्त में और भी बहुत सी एनबीएफसीज हैं जो साल में हजारों करोड़ों के लोन देती हैं। इन बड़ी एनबीएफसीज पर आरबीआई की सख्ती कई कॉर्पोरेट ग्रुप्स के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जिन्होंने एनबीएफसी की दुकान तो खोल रखी है, लेकिन अब उनकी ही फाइनेंसिंग कंपनी अपने ग्रुप की दूसरी कंपनीज को खुलकर लोन नहीं दे पाएगी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन कड़े नियमों से अच्छी एनबीएफसी के काम और लेंडिंग में बाधा आएगी। आरबीआई की ये सख्ती बैंक घोटालों और कई एनबीएफसीज व ग्रामीण बैंकों के दिवालिया होने के मद्देनजर काफी मायने रखती है। आईएलएंडएफएस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के करीब 1 लाख करोड़ के घोटाले, जिनमें हजारों करोड़ के लोन डूबने की शिकायतें भी शामिल हैं, आज भी हम सबके जहन में है।
एक और एनबीएफसी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डीएचएफएल की ओर से कॉर्पोरेट घरानों और कंपनियों को बांटे गए लोन के साथ ही कंपनी के डूबने के मामले ने पूरे देश के एनबीएफसी सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया था। हालांकि इन दोनों ही कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और जांच में कई दूसरी कंपनियों के उनके घोटालों में शामिल होने और मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामले सामने आए। दीवान फाइनेंस पर तो आरोप लगे कि उसने सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर खुद ही उन्हें हजारों करोड़ के लोन आवंटित कर दिए। कई एनबीएफसी कंपनियों ने फर्जी बिल्डर्स से मिलकर उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए लोन जारी कर दिए जो सिर्फ कागजों पर थे। अभी भी देश में ऐसे कई मामलों की जांच चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि बैंकों से लोन मिलने में देरी या कड़ाई के चलते बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर ने एनबीएफसी का रुख किया और लाखों करोड़ों रुपए की लेंडिंग इस रूट से होने लगी। ऐसे में कई एनबीएफसीज ने गलत तरीकों को भी कमाई का जरिया बनाया, जो देखते ही देखते बैंकिंग फ्रॉड और घोटाले बनकर उभरे। ऐसे में आरबीआई के मौजूदा रूल्स इन वित्तीय कंपनियों पर निगरानी के लिए काफी नहीं थे। हालांकि आरबीआई की ओर से एनबीएफसी के रूल्स में लगातार बदलाव किए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार सीधे तौर पर उनकी लेंडिंग के लिए इतने बड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ये नियम इसलिए भी मायने रखते हैं कि देश में फाइनेंसिंग, खासकर निजी क्षेत्रों की वित्तीय सहायता बहुत हद तक एनबीएफसी पर निर्भर करती है, उन पर डिपेंड करती है। इनका इकोनॉमी में काफी योगदान है। ऐसे में इस सख्ती के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर हमने एक्सपर्ट से भी बात की, जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, किसी भी जो रूल बनाया जाता है या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसके दो पहलू हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। अब सरकार ने अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उससे बेनिफिट यह है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी एनबीएफसीज की, जो पहले बिल्कुल ही बेबाकी सी किसी को भी कभी भी कितना भी अमाउंट लोन में दे देते थे, वो अब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पर उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी पे भी असर पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। कि अब आप जानते हैं कि एनबीएफसी वो सेक्टर है, वो इदारे हैं जो ऐसी जगहों पे और ऐसे सेक्टर्स को लोन देते हैं जहां पर नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स लोन देने में हिचकिचाते हैं। तो एनबीएफसी अपने आप में एक इंजन ऑफ ग्रोथ है। तो अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दिए जाएं तो और अप्रूवल में टाइम लगेगा, तो उतनी जल्दी चीजें मटेरियलाइज नहीं होंगी, लोन लेने में टाइम लग जाएगा, तो मार्केट में पैसा और उसका इन्वेस्टमेंट होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है। तो ये एक इसका फॉल आउट हो सकता है इस रिस्ट्रिक्शंस का। दूसरी बात ये कि उन्होंने एक और चीज कही है कि जब खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा टाइटनिंग उन्होंने ज्यादा की है कि आपको जो कुछ भी लोन लेना है वो प्री अप्रूव्ड होना चाहिए और सारे जो लीगल मापदंड है उसको फॉलो करते हुए तभी आपको लोन मिलेगा। पर ये एक अच्छी चीज है, पर इसका जो खराब असर पड़ सकता है वो ये है कि हम जो कहते हैं कि लोन डाइवर्जन्स हो जाते हैं, फंड डाइवर्जन्स हो जाते हैं दूसरे कामों में, कुछ उसमें गलत हो सकता है, लेकिन सारों को सारा हम ये मान लें कि सारे जो फंड डाइवर्जन होते हैं वो गलत ही चीज में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना थोड़ा इकोनॉमी को थोड़ा सा पीछे खींच सकता है, लेकिन ऑन दी होल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लोग थोड़े से इस बार चीजों को ध्यान में रखते हुए लोन या जो भी वो फंड एक्सटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो एक अच्छी बात है इस तरह से, और थोड़ी गलत बात इस तरह से कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोन पे काफी असर पड़ जाएगा। तो जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ एनबीएफसी को समझा जाता है, तो वो थोड़ा अपने आप को रोकेंगे लोन एक्सटेंड करने पे, जिससे इकोनॉमी पे लॉन्ग टर्म असर आगे देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर में बढ़ती महंगाई ने इकोनॉमिक रिकवरी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगाने शुरू कर दिए हैं। भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ शायद उतनी ना रहे जितना अनुमान था। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की विकास दर 8.2% रहेगी। 3 महीने पहले इसी आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ 9% रहने की बात कही थी। 2 दिन पहले ही सरकार ने थोक महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे, जो 3 साल के उच्चतम स्तर को पार कर 14% तक जा पहुंची है। खुदरा महंगाई भी 17 महीने के उच्चतम स्तर यानी 6.9% पर बनी हुई है। ये दोनों आंकड़े सरकारी अनुमानों से कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में साफ है कि आर्थिक तरक्की का पहिया लड़खड़ाएगा। संकेत ये भी हैं कि आरबीआई जून में ब्याज दरें बढ़ाएगा, लोन महंगे होंगे, नतीजतन बाजार में नकदी की किल्लत शुरू होगी।
आर्थिक गतिविधियां तंग होंगी और कुल मिलाकर देश की वृद्धि दर यानी जीडीपी की रफ्तार कुंद होगी। इसके पहले मूडीज और फिच जैसी ग्लोबल एजेंसीज ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की थी। हमने एक्सपर्ट से जानना चाहा कि ये अनुमान कितने रियलिस्टिक है, क्या सरकार इनसे इत्तेफाक रखती है, और अगर ये सही साबित हुए तो भी क्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की कोई बात है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि मूडीज ने भी और फिच ने भी इससे पहले थोड़ा सा डाउनग्रेड किया था ग्रोथ फोरकास्ट को इंडिया के, और अब आईएमएफ ने भी 0.8% का उसमें डाउनग्रेड दिखाया है। चिंता की विषय है, पर शॉर्ट टर्म में इतना चिंता की विषय नहीं है कि अभी भी 8.2% की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी मानी जाती है, और खासकर ब्रिक्स नेशन में अगर हम देखें तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेजर इकोनॉमीज में भी, दुनिया की बड़ी मेजर इकोनॉमीज में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं 8.2%। पर क्या ये हम सस्टेन कर पाएंगे अगले 1 साल 2 साल में? क्योंकि महंगाई का असर, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है आप देखें तो, राइट, रिटेल मार्केट में भी, और दूसरा जो अभी भी यूक्रेन वॉर और रशिया की वॉर कितना और खिंचेगी, कितने और कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी भी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन बहुत ज्यादा है, जिससे चीजों की आवाजाही में वाकई बहुत असर पड़ रहा है। और दूसरा, इन्फ्लेशन दुनिया के स्तर पे भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कमोडिटीज के प्राइसेस जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं दूसरे प्रोडक्शन में, उनके प्राइस बढ़ने की वजह से चीजों की प्राइसें बढ़ रही हैं। और चाइना की अगर आप ग्रोथ रेट देखें, वो बहुत कम हो गई है, 4.4 कर दी गई है, घटा दी गई है। और वहां पर से, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है ऑफ द वर्ल्ड, तो वहां से चीजों पे जब कमोडिटीज के प्राइसेस, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो चीजों की दाम भी बढ़ेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली डिमांड पे असर पड़ेगा। और वर्ल्ड ओवर डिमांड इस थोड़ी कम हुई है, सबड्यू हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया की ग्रोथ रेट को देख के बहुत खुश हो जाएं। खुशी की बात है कि 8.2 बहुत अच्छा है, पर जैसे मैंने कहा, 1-2 साल के अंदर इसका इंपैक्ट ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक आप सही कर रहे हैं तब तक कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें तो प्रिपेयर होना होता है कि हालात जब खराब होंगे तो उससे पहले हम पहले स्टेप्स ले लें। तो दुनिया की जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गई है, हम आइसोलेशन में नहीं है, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। तो इंडिया कब तक ये 8.2 या अराउंड 8 या 7.5 के अराउंड कब तक सस्टेन कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। इन्फ्लेशन का, क्रूड ऑयल का, यूक्रेन रशिया वॉर का बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है, जो हो सकता है अभी 6 महीने में ना दिखे, साल भर, 1.5 साल 2 साल में ज्यादा दिखाई दे। हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छी मानी जाती है, पर वो हम कितना सस्टेन कर लेंगे अपने उसको। तो चाहे एक्सपोर्ट्स हो चाहे इंपोर्ट्स हो, सब पे असर पड़ेगा। हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, इनपुट्स इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, उनके भी दाम बढ़ेंगे। तनख्वाहें उतनी तेजी से नहीं बढ़ती हैं जितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप देखेंगे हर हफ्ते इन्फ्लेशन कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, तनख्वाहें हर हफ्ते नहीं बढ़ती हैं, वो साल की साल बढ़ती हैं, राइट। तो वो हमें देखने वाली बात है, वो चिंता वाली बात है कि इतना ज्यादा इन्फ्लेशन के बाद कि हम सस्टेन कर पाए। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने वाली बात है कि आपको हो सकता है जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे, मैं कांस्टेंट रेट की बात नहीं, करंट प्राइसेस की बात करने कर रहा हूं, क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आपका आउटपुट उतना ही रहेगा, तब भी प्राइस इनटू क्वांटिटी जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपको, पर एक्चुअल क्वांटिटी, रियल आउटपुट उतना बढ़ा हुआ शायद ना दिखाई दे। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, और हमें स्टेप्स अभी से कुछ लेने पड़ेंगे कि ये फर्दर डिटोरिएट ना हो इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा सरकार ने एक काम अच्छा किया है जो इसको ऑफसेट कर सकता है, वो है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना। मेरे ख्याल में उन्होंने 7.5 लाख करोड़ का कुछ बजट इस बार रखा है कैपेक्स में, जो ये जो ग्रोथ रेट कम हो रही है उसको थोड़ा सा ऑफसेट कर पाए, लेकिन कितना हद तक कर पाए वो देखने वाला चीज होगी, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको देखने में। अच्छा, इसमें जो ये ग्रोथ फोरकास्ट हमारा कम हुआ है, आईएमएफ द्वारा किया गया है, आरबीआई का तो थोड़ा और भी कम है उनके हिसाब से, तो मेरे ख्याल में आरबीआई का आंकलन शायद ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो यहीं की इकोनॉमी के लोकल हैं, तो ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि लोकल इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगा आपके ऑडियंस के लिए कि हम बहुत ज्यादा डीकपलिंग की बात करते हैं, वो उसका कुछ असर है, हम उतना
वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक डिमांड वाकई, क्योंकि हम 130-135 करोड़ लोग हैं, तो कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा हैं, तो हम काफी कुछ अपना कंज्यूम कर सकते हैं, पर हर चीज नहीं, और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, यूक्रेन रशिया वॉर का रुकने थमने का कोई अभी शॉर्ट टर्म में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बढ़ता हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा है, तो वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस बहुत जरूरी ध्यान में रखने वाले हैं सरकार के लिए। और प्रोडक्शन भी धीरे धीरे कम होगा, जब इनपुट कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज कम करेंगी, जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की तनख्वाहें कम होगी, उधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इधर तनख्वाहें कम हो रही है, तो ये गैप जब बढ़ेगा तो थोड़ा सा रिसेशन आने का खतरा हो जाता है, और इकोनॉमिक की ग्रोथ को ये चीज ड्रैग करती है पीछे की तरफ, बढ़ने नहीं देगी आगे। तो उसके चलते 8.2 से अगले कुछ टाइम पीरियड में, साल, 1.5 साल, 2 साल में, ये आपको, और क्योंकि अगर 2023 का भी देखें जो फोरकास्ट है वो 6.9 है, वो हो सकता है और कम हो जाए, क्योंकि अभी तो आप थोड़ा लंबे टाइम पीरियड के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन उस टाइम के पास करीब आएंगे तो स्थितियां और सिचुएशन और क्लियर होगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये 6.9 से 7.2 जाएगा या 6.5 या 6.1 आ जाएगा, कह नहीं सकते। उम्मीद की जानी चाहिए कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बनते ये संकट जल्द टलेंगे और एक बार फिर देश और दुनिया में तरक्की की बयार तेज होगी। तो ये था आज का खर्चा पानी जो आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और देखते रहें दी लंदन टॉक। नमस्कार।